नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो भी चेक बटन से ही रिलेटेड है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने रेडियो बटन के क्लिक पे कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई थी, उसी तरीके से चेक बटन के क्लिक पे भी अगर हमें कुछ काम करवाना हो तो वो भी हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर हमने रेडियो बटन या चेक बटन को काम में लिया है तो हमेशा बटन के क्लिक पे ही कुछ काम करवाना है या ऑनलोड इवेंट पे ही कुछ काम करवाना है। हर एक एलिमेंट के सिलेक्ट होने पर भी हम इंडिविजुअल वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं with the help of on click event। अब यहाँ पे जो वर्किंग मैंने इम्प्लीमेंट करी है बहुत ही सिंपल सी है। मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट किया है और उस पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। अब यहाँ पर मैंने एक चेक बटन क्रिएट किया है दैट इज बोल्ड। जैसे ही मैं इस चेक बटन पे क्लिक करूंगी तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और मेरा जो ये पैराग्राफ है उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं इस चेक बटन को अनचेक करूंगी वैसे ही मेरे वापस से इस पैराग्राफ का जो फॉन्ट है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, हाईलाइटेड फॉर्म में डिस्प्ले नहीं होगा। तो चेक बटन के क्लिक पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाना, ये हमारे इस प्रोग्राम का बेसिक वर्किंग है। सबसे पहले सेम एज ऑल द एग्जांपल्स, HTML हेड, टाइटल, बॉडी टैग को मैंने स्टार्ट किया है, फॉलोड बाय इनपुट टैग। अब यहाँ पे चेक बटन को क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग के साथ में हमें टाइप को चेक बॉक्स स्पेसिफाई करना है। अब क्योंकि इस चेक बटन को यूज करके मैं वर्किंग इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ तो मैंने इसकी आईडी स्पेसिफाई की है CHK बोल्ड और इसके ऑन क्लिक पर मैंने अप्लाई फॉन्ट नाम का एक फंक्शन जो है उसे कॉल किया है। और यहाँ पर ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये तो हमारा स्क्वायर टाइप का एक शेप क्रिएट करेगी। टेक्स्ट को हमें डिस्प्ले करवाना है तो इनपुट के एंगुलर ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं जो मैंने लिखा है बोल्ड फॉलोड बाय अ BR टैग। तो चेक बटन हमारा क्रिएट हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट किया है यूजिंग P टैग जिसकी आईडी मैंने पैरा सेट की है और इस पैराग्राफ पे सिर्फ एक वर्ड है दैट इज जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आप चाहो तो मल्टीलाइन टेक्स्ट भी मेंशन कर सकते हो या कुछ और वर्किंग भी स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपल एक ही वर्ड लिखा है। अब वर्किंग क्या करवानी है, जैसे ही इस चेक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये जावास्क्रिप्ट जो है ये बोल्ड के अंदर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया है और फिर है मेरा फंक्शन। तो फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय हमारे फंक्शन का नाम दैट इज अप्लाई फॉन्ट। अब यहाँ पर हो सकता है कि यूजर ने चेक बटन को चेक किया हो लेकिन हो सकता है उसे चेक बटन को चेक नहीं भी किया हो। हमें वर्किंग तब करवानी है जब यूजर ने चेक बटन को चेक किया है। तो रेडियो बटन सिलेक्टेड है या नहीं, चेक बटन सिलेक्टेड है या नहीं, उसको पता लगाने के लिए हमारे पास में यहाँ पर चेक नाम की एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है जो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से मैंने CHK बोल्ड जिसकी भी आईडी है उस टैग को एक्सेस किया है एंड डॉट चेक मतलब वो सिलेक्टेड है या नहीं। तो अगर वो चेक्ड होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, इफ की कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी यानी कि इफ का ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। उसमें मैंने यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ टैग को एक्सेस किया है और चेंजेस इंप्लीमेंट की। देखिए किसी भी टैग को एक्सेस करना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फॉलोड बाय हर एक टैग की आईडी जो हमें चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं उसकी आईडी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अब पैराग्राफ के कंटेंट को अगर हमें चेंज करना है, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है उसे एक्सेस करके कुछ वर्किंग करवानी है या किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन करवाना है, दोनों चीजों के लिए हम यहाँ पे काम में लेते हैं इनर HTML प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे सिंपली मैंने डबल कोट्स के अंदर बोल्ड टैग को स्टार्ट किया है, फिर मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा है और फिर बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया है। तो जैसे ही यूजर क्या करेगा, इस चेक बटन को चेक करेगा, सिलेक्ट करेगा, वैसे ही मैंने यहाँ पे पैराग्राफ जो मेरा था उसके कंटेंट को मॉडिफाई कर दिया है। जावास्क्रिप्ट टैग टेक्स्ट को मैंने असाइन करवा दिया है बोल्ड टैग के अंदर, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो हाईलाइटेड फॉर्म में डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब ये तो तब है जब यूजर ने चेक बटन को सिलेक्ट किया है। अगर वो यहाँ पे उसे डीसिलेक्ट कर दे, मतलब यहाँ पे क्लिक करने के बाद वापस से उस दोबारा से क्लिक करेगा और सिलेक्शन को हटा दे, तो उस केस में चाहे हम कितनी बार भी चेक बटन पे क्लिक करें उसे सिलेक्ट करवाने के लिए या उसे डीसिलेक्ट करवाने के लिए हम क्लिक इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब फंक्शन हमारा कॉल होगा ही होगा। तो अब सेकंड केस में जब हमने चेक बटन को डीसिलेक्ट करवा दिया है उस केस में फिर से ये कंडीशन चेक होगी। अब क्योंकि चेक बटन डीसिलेक्टेड है तो ये जो प्रॉपर्टी है चेक ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगी और इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हम आ जाते हैं एल्स ब्लॉक के अंदर। तो अब इस एल्स ब्लॉक के अंदर मैंने फिर से पैराग्राफ टैग को एक्सेस किया है और नॉर्मल टेक्स्ट उसमें असाइन करवा दिया है।
तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट। तो जब चेक करने पे बोल्ड के अंदर डेटा डिस्प्ले हो रहा था, वो अनचेक करने पर सिंपल यानी कि रेगुलर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले हो जाए। अब एक बार पहले हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे चेक बटन आ गया है और टेक्स्ट भी आ गया है। जैसे ही मैं इस चेक बटन पे क्लिक करूंगी, देखिए जो मेरा टेक्स्ट है वो बोल्ड फॉर्मेट के अंदर आ गया, चेक प्रॉपर्टी ट्रू रिटर्न किया। मैं दोबारा से इस चेक बटन पे क्लिक कर रही हूँ, फिर से अप्लाई फॉन्ट फंक्शन कॉल होगा और चेक किया जाएगा कि सिलेक्टेड है या नहीं। अब यहाँ पे तो ये सिलेक्टेड नहीं है, तो सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में आ गया है। तो किसी भी चेक बटन के क्लिक पे अगर हमें कुछ भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है तो हम ऑन क्लिक इवेंट को काम में ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज, देखिए अभी तो यहाँ पे सिंपल एक वर्ड है मेरे पास भी, तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली टेक्स्ट को मैंने असाइन करवा दिया और वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा दिया। बोल्ड के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दिया और बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ पे भी डायरेक्ट टेक्स्ट लिख दिया। लेकिन अगर यही पैराग्राफ मल्टी लाइन टेक्स्ट होता तो क्या इतना सारा टेक्स्ट में दोबारा से लिखती? ऑब्वियसली नॉट। या फिर अगर मैंने डायनामिक कुछ चीजें वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा रखी है, मैंने यूजर से इनपुट लेके कुछ डेटा डिस्प्ले करवा रखा है, तो फिर उस केस में तो मैं फिक्स टेक्स्ट यहाँ पे लिख ही नहीं सकती। तो उस केस में किस तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी होगी? देखिए कंसेप्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा डॉट इनर HTML। हमें चेंजेस अप्लाई करने हैं, हमें टेक्स्ट को चेंज करना है। टेक्स्ट को चेंज क्या करना है? बोल्ड टैग में, इटैलिक में या स्पेसिफिक कलर में अगर उसे हमें डिस्प्ले करवाना है तो डबल कोट्स के अंदर जो भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट करवा देंगे फिर से सेम उसी तरीके से जैसे हम वैल्यू को मॉडिफाई करवाने के लिए सिंटेक्स मेंशन कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा डॉट इनर HTML की हेल्प से क्या होगा, जो भी पैराग्राफ के अंदर डेटा लिखा हुआ है वो यहाँ पर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और उसे हमने बी टैग के साथ पे कॉन्कैटिनेट करवा दिया है। तो पूरा टेक्स्ट बोल्ड टैग के अंदर यानी कि बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी और फिर से वो पैराग्राफ के अंदर असाइन हो जाएगा। तो डायनामिकली अगर हम कुछ काम करवा रहे हैं या मल्टी लाइन टेक्स्ट हमारे पास में अवेलेबल है तो फिर ये ऑप्शन सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो चेंज हो सकता है। तो उसमें बेटर ऑप्शन हमारे पास में ये रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से कंटेंट को एक्सेस करो, उसमें चेंजेस इंप्लीमेंट करो और फिर वापस से उस पैराग्राफ में डेटा को असाइन करवा दो। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप दोनों चीजें सबको क्लियर है, एग्जीक्यूशन भी सबको क्लियर है। ना देखिए, हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए। लेकिन अभी जो हम वर्किंग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है फॉर्म हैंडलिंग। तो फॉर्म से ही रिलेटेड मैंने यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स रेडी किए हैं। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करनी होगी, लेकिन अभी सबसे सिंपल 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। और आपको उनमें करना क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे ड्राइव पे डेटा में अपलोड कर दूंगी। आपको यहाँ पे असाइनमेंट में भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिर्फ ये क्वेश्चन लिखना है, ये फॉर्म का डिजाइन आपको बनाना है और सिर्फ कोड लिख देना। जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारे स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं आपको, बस क्वेश्चन और फॉर्म का डिजाइन एंड द कोड। अब आपको इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे एंटर स्ट्रिंग वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें आपको कुछ डेटा इनपुट करना है। सपोज आपने अपना नाम इनपुट किया है। अब डिस्प्ले बटन के क्लिक पे जो भी स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट की गई वो अपर केस के अंदर इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी, लोअर केस के अंदर इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगी। इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर कितने वॉवल्स हैं उसका टोटल काउंट इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आएगा। तो अगर एक भी वॉवल नहीं है तो 0 डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है, पूरा काउंट आएगा, अगर है तो कितना, नहीं है तो 0। एंड आपकी लेंथ की टोटल स्ट्रिंग जो है आपका उसका लेंथ कितना है वो लास्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको डिस्प्ले करना है। और ये सारी वर्किंग आपको करवानी है डिस्प्ले बटन के क्लिक। अब यहाँ पे जितने भी वर्किंग है वो डिपेंडेंट है इस स्ट्रिंग वाले टेक्स्ट बॉक्स पे। बाकी चारों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर हमें कुछ भी डेटा इनपुट नहीं करना है। फर्स्ट वाली स्ट्रिंग पे डिपेंडेंट ही सारा डेटा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपको राइट वाला जो फिनोमेना होता है उसे डिसेबल करना है, इन्हें सिर्फ रीड ओनली ही आपको बनाना है। ये तो था डिस्प्ले का केस। क्लियर बटन के क्लिक पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, दैट इज डिजाइन द फॉलोइंग फॉर्म एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। अब यहाँ पे भी आपको अगेन लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस और यहाँ पे कुछ बटन्स क्रिएट करने हैं।
डिस्प्ले बटन के क्लिक पे वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है और क्लियर बटन के क्लिक पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर कर देना। अब सबसे पहला वाला जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, मैसेज है एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक इंटीजर नंबर इनपुट करना है। अगर वो इंटीजर नंबर प्राइम है तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आपको डिस्प्ले करवाना है। जैसे 2, 5, 7 अगर इनपुट करता है तो ये प्राइम है तो ट्रू आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज 4 इनपुट किया गया है या 22 इनपुट किया गया है तो वो प्राइम नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाना चाहिए। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे इवन मैंने लिखा है तो जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा है अगर वो इवन है तो ट्रू आ जाए, नहीं तो फॉल्स आ जाए। लास्ट में है सम ऑफ डिजिट्स। जो भी नंबर यहाँ पे इनपुट किया गया है उसका सम ऑफ डिजिट्स आपको डिस्प्ले करवाना है। सम ऑफ डिजिट्स अप टिल 1 डिजिट नहीं है, ये सिंपल सम ऑफ डिजिट्स। अगर 21 इनपुट किया है तो 2 + 1 3, अगर 29 इनपुट किया गया तो 9 + 2 11। सिंपल सम ऑफ डिजिट्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है डिस्प्ले बटन के क्लिक। तो ये हैं आज के 2 असाइनमेंट्स। किसी को भी किसी भी प्रोग्राम में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन? All right, then let's move to the next program. नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा वो है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। देखिए क्वेरी सेलेक्टर ऑल करता क्या है, देखिए जब डॉक्यूमेंट वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर हमें कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट करनी हो तो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को काम में लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स और बहुत सारी प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज हमारे पास में अवेलेबल है। अब यहाँ पर ऐसा ही एक मेथड में आज डिस्कस कर रही हूँ। देखिए हमने अभी तक जो भी वर्किंग इंप्लीमेंट करी है, बेसिकली हर एक वर्किंग में हमने क्या किया है, गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से हर एक टैग को एक्सेस किया है स्क्रिप्ट टैग के अंदर। लेकिन अगर मैं सिंपल वेबसाइट डिजाइनिंग कर रही हूँ, सिंपल मुझे पेज क्रिएट करना है, कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह इंप्लीमेंट नहीं करना है, तो हम आईडी को काम में ही नहीं लेते। भाई आईडी को तो तब काम में लेंगे ना जब कुछ डायनामिक चीजें इंप्लीमेंट करनी हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी, सिर्फ डिजाइन करना है स्टैटिक टाइप की चीजें, तो वहाँ पे आईडी वगैरह हम कुछ स्पेसिफाई करते ही नहीं। अब फ्यूचर में उस वेबसाइट में या उस वेब पेज में अगर मुझे चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़े, उसे डायनामिक बनाना पड़ा, तो फिर वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं हमारे पास में। रेस्ट्रिक्शन ये हो सकते हैं कि अगर हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि हमने जब HTML वाला कोड लिख रहे थे तब आईडी स्पेसिफाई ही नहीं करी, तो फिर अब HTML के टैग्स को हम कैसे एक्सेस करें? तो पहला मेथड जो था वो तो था गेट एलिमेंट बाय आईडी, जहाँ पे हम आईडी स्पेसिफाई करते हैं और फिर सारे टैग्स को एक्सेस करते हैं। सेकेंड तरीका हमारे पास में आ रहा है दैट इज क्वेरी सेलेक्टर ऑल। इस क्वेरी सेलेक्टर ऑल को हमें एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। आर्गुमेंट क्या क्या हो सकते हैं हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है, उन सारे आर्गुमेंट्स को यूज करके ये एक एरे बना के हमें रिटर्न करता है। अब मतलब क्या है, एक एक स्टेटमेंट से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल और डबल कोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है पी। अब अगर HTML में हम पी की बात करते हैं, इट स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ टैग। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? इस कंप्लीट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमने हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग बना रखे हैं, उन सारे पैराग्राफ टैग का एक कलेक्शन बनाओ, एक एरे बनाओ और हमें रिटर्न कर दो। तो किसी भी तरीके की आईडी मैंने काम में नहीं लिया, नेम मैंने काम में नहीं लिया, मैंने यहाँ पे जो टैग क्रिएट किए हैं उस टैग के बेसिस पर मैंने ग्रुपिंग इंप्लीमेंट कर ली और फिर उनको मैंने एरे के फॉर्म में काम में ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे अगर डिवीजन टैग क्रिएटेड है, मान लीजिए बहुत सारे, और मुझे सारे डिवीजन टैग पे कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है। देखिए एक हमारे पास में सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारे पास में 10 डिवीजन टैग है, 2 डिवीजन टैग पे हमें कुछ और वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है, 3 डिवीजन टैग पे कुछ और वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है और बाकी पे कुछ भी वर्किंग इंप्लीमेंट नहीं करवानी है। उस केस में सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन सारे डिवीजन टैग पे मुझे सेम वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है। जैसे ही यूजर कर्सर प्लेस करे वैसे ही डिवीजन के अंदर स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए, जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट राइट मूव करने लग जाए। सारे डिवीजन के साथ में कॉमन फिनोमेना है। तो हम बार बार गेट एलिमेंट बाय आईडी को काम में लेंगे और हर एक डिवीजन पे सेम वर्किंग इंप्लीमेंट करेंगे। सेम कोड को बार बार अगर हमें मेंशन करना हो तो हम बार बार के बजाय उसे लूप के अंदर प्लेस कर देते हैं। तो एग्जैक्टली वही फिनोमेना यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। जब सेम टाइप की वर्किंग ही हमें इंप्लीमेंट करनी है
तो अलग अलग एक्सेस करने के बजाय उन सारे डिवीजन टैग का एक ग्रुप बना लो, एक एरे बना लो और फिर उस एरे पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा लो लूप चला के। तो सेम कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। अब जितने भी टैग्स हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, टैग के जो एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। आपको सिर्फ डायरेक्टली टैग का नाम लिखना है डबल कोट्स के अंदर। अब सिमिलरली आई एम श्योर आप सब लोगों ने HTML के बाद CSS वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट किया है और CSS के अंदर आप लोगों ने अलग अलग तरीके की क्लासेस भी बनाई हो। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 टैग्स क्रिएट कर रखे हैं, पैराग्राफ क्रिएट कर रखा है, डिवीजन है, टेबल है, और वो सारे उस फॉर्मेटिंग को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने एक क्लास के अंदर लिख रखी, तो यहाँ पे मुझे क्लास वाइज अगर वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है कि जो जो इस क्लास की फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर रहे हैं उन सब पे ये वाली वर्किंग करवाओ, तो हम यहाँ पे क्लास का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना होगा, कोट्स के अंदर डॉट लिखना है और जो भी क्लास हमने क्रिएट करी है उस क्लास का नाम हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब इसके अलावा एक और चीज हो सकती है, जैसे मैंने कहा हमारे मान लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने बहुत सारे पैराग्राफ टैग्स क्रिएट कर रखे हैं, मान लेते हैं कि मैंने 20 पैराग्राफ टैग्स यहाँ पे क्रिएट कर रखे, ठीक है। लेकिन उन टोटल 20 पैराग्राफ टैग्स में से हमारे पास में 7 ऐसे पैराग्राफ टैग्स हैं जो मैंने डिवीजन टैग के अंदर क्रिएट कर रखे, ठीक है। तो अगर किसी भी एक टैग के अंदर मुझे किसी दूसरे टैग को एक्सेस करना हो तो वो भी हमारे पास पे यहाँ पे पॉसिबल है। सिंपली क्वेरी सिलेक्टर ऑल के अंदर हम कोट्स में लिखेंगे सबसे पहले हमारे मेन टैग का नाम, दैट इज डिवीजन टैग, तो मैंने div लिख दिया। उसके बाद आता है ग्रेटर देन का सिंबल और उसके बाद आता है हमारे उस टैग का नाम जो हमें एक्सेस करना है, तो div ग्रेटर देन एंड p। तो डिवीजन टैग के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग बने हुए होंगे उन सारे पैराग्राफ टैग का एक ग्रुप बन के यानी कि एरे बना के हमें रिटर्न कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट भी है, दैट इज टू यूज आईडी। मैंने टैग्स के बेसिस पे, क्लासेस के बेसिस पे तो ग्रुपिंग कर ली, लेकिन मैंने यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई कर रखी, लेकिन यहाँ पे आईडी जो है वो मैंने अलग अलग लिखने के बजाय सबकी आईडी को सेम ही स्पेसिफाई कर दी। मैंने यहाँ पे 30 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए। अब 30 टेक्स्ट बॉक्सेस में मुझे सेम फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करनी है, ब्लू कलर के अंदर टेक्स्ट अप्लाई होना चाहिए, साइज जो है वो 40 होना चाहिए और जो उसका स्टाइलिंग होता है वो एल्जेरियन होना चाहिए। तो एक एक को एक्सेस करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी txt1, गेट एलिमेंट बाय आईडी txt2 और फिर वर्किंग इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं करना, एक साथ एक ग्रुप बना दो और लूप चला के सब पे सेम वर्किंग एग्जीक्यूट करवाना। तो आईडी के बेसिस पे भी काम हो सकता है। अब यहाँ पे जब भी आईडी को हम स्पेसिफाई करते हैं तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही डेटा स्पेसिफाई करना है क्योंकि ये टैग का नेम नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू, जो की वैल्यू का पेयर है, जो हमारे प्रॉपर्टी वैल्यू के पेयर्स है, हम उनको काम में ले रहे हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमें की वैल्यू का पेयर मेंशन करना है, प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर मेंशन करना है। तो id इज इक्वल्स टू txt1। अब जितने भी डॉक्यूमेंट के अंदर txt1 id वाले टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, टैग्स होंगे, उन सब का एरे बना के हमें रिटर्न करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है उसे कोट्स के अंदर ही मेंशन किया जाता है, लेकिन डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं लिखते, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स मेंशन किया। अब इसी को ही इम्प्लीमेंट करने का एक और तरीका, मान लीजिए मैंने यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई ही नहीं करी, तो अब कैसे ग्रुपिंग करेंगे। तो अगेन हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग को काम में लिया, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इनपुट मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट भी हो सकता है, इनपुट बटन भी हो सकता है, इनपुट रेडियो भी हो सकता है, इनपुट चेक भी हो सकता है, इनपुट बहुत सारी चीजें हो सकती है। हमें काम में क्या लेना है, टेक्स्ट बॉक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट टैग का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे की वैल्यू का पेयर। तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल्स टू txt, टेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी इनपुट टैग्स ऐसे हैं जिनका टाइप मैंने टेक्स्ट सेट कर रखा है, उन सब का एरे बन के हमारे पास में रिटर्न हो जाए। तो सेम फॉर्मेटिंग, सेम वर्किंग के लिए हम ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से हमें एक्सेस करने की नीड नहीं है। अब यहाँ पर मैंने वर्किंग क्या इम्प्लीमेंट करी है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस को क्रिएट किया है। मैं आपको डिजाइन बता देती हूँ। सबसे पहले 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और एक बटन है मेरे पास में। इस टेक्स्ट को हाल फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर दीजिए।
तीन लेबल्स, तीन टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने क्रिएट करे हैं। तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर मैं यहाँ पे कुछ नंबर इनपुट करूंगी और शो बटन पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं शो बटन पे क्लिक करूंगी, जितने भी नंबर्स है उन सबका सम होके डिस्प्ले हो जाना चाहिए। सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को एक्सेस करके सम करवाना है, तो हर एक को भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम एबीसी वेरिएबल क्रिएट करके भी वर्किंग इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन अगर यही यहाँ पे 3 के बजाय 40 टेक्स्ट बॉक्सेस होते और हमें कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट करनी होती, तो एक एक एक्सेस करना माइट बी अ प्रॉब्लमैटिक टास्क। तो ग्रुप बना लेंगे और फिर लूप चला के स्टार्ट से लेके एंड तक के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को हम एक्सेस करेंगे। अब कैसे करना है, हम कोड की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट किए हैं और उनसे पहले कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर एंड एंटर थर्ड नंबर। अब टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग, इनपुट में टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट मेंशन करना है। आईडी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है txt डिटेल्स फॉलोड बाय br टैग। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड आईडी इज इक्वल्स टू txt डिटेल्स। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड आईडी इज इक्वल्स टू txt डिटेल्स। अब यहाँ पे मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करे हैं, तीनों की आईडी को मैंने सेम रखा। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt डिटेल्स लिखूंगी, तो यहाँ पे कौन से वाले टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस किया जाए। देखिए, यहाँ पे हमारे पास में किसी भी तरीके का एरर नहीं आएगा। जो भी पहला टेक्स्ट बॉक्स होगा और उसके अंदर जो हमने वैल्यू लिखी होगी या जो भी हम एक्सेस करने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाले हैं, वो वर्किंग सिर्फ फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स पे ही इम्प्लीमेंट होगी। तो जहां पर भी हमारी आईडी सबसे पहले मैच हो जाएगी, वहां पे वर्किंग एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब सिर्फ पहले टेक्स्ट बॉक्स पे वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं करवाना, तो बार बार गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखो या फिर तीनों का आईडी जो है वो आपको अलग अलग स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इससे बेटर है ग्रुप बना लेते हैं और तीनों पे सेम वर्किंग एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब ये जो वर्किंग है ये मैंने करवाई है बटन के क्लिक पर। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू शो, और ऑन क्लिक पे मैंने शो नाम के फंक्शन को ही कॉल करवाया। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले फंक्शन शो स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया है और फंक्शन शो को मैंने क्रिएट किया है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल की हेल्प से मैंने यहाँ पे आईडी मेंशन करी है, दैट इज txt डिटेल्स। हम यहाँ पे की वैल्यू के पेयर को काम में ले रहे हैं, टैग नहीं है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा आईडी इज इक्वल्स टू txt डिटेल्स। तो पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी टैग्स की आईडी txt डिटेल्स, उन सब का हमारे पास में एक एरे बनेगा और वो एरे मैंने इस s नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। बेसिकली जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस है, आप मान लीजिए कि उनका रेफरेंस मैंने s वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब यहाँ पर एरे है, एरे का अगर मुझे सम करवाना होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, 0 से लेके लेंथ माइनस 1 तक का लूप चलाते हैं और एक एक करके वैल्यूज को सम करवाते रहते हैं। यहाँ पे भी तो हमें वही वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है। जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं एक एरे के फॉर्म में और टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज को यूज करके सम करवाना है। तो मैंने यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसे 0 से मैंने इनिशियलाइज करवा दिया। अब फॉर वेर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। अब यहाँ पर मुझे जितना भी डेटा प्रेजेंट है उनका सम करवाना है, लेकिन यहाँ पे s के अंदर क्या है, s के अंदर है हमारे पास पे टेक्स्ट बॉक्सेस का रेफरेंस। तो 0 इंडेक्स पे पहला टेक्स्ट बॉक्स आएगा, 1 इंडेक्स पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, 2 इंडेक्स पे लास्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स आएगा, और मान लीजिए अगर और भी टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इन इंडेक्सेस पे जाके वो सेव होते हैं। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का जो वैल्यू है अगर मुझे वो गेट करना है तो वहाँ पे हम वैल्यू एट्रीब्यूट को काम में लेते हैं, वैल्यू प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे एरे तो है हमारा मेन s, और इस एरे के हर इंडेक्स पर टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस स्टोर। तो सबसे पहले जब लूप चलेगा और s की वैल्यू i की वैल्यू 0 रहेगी, तो यहाँ पे s ऑफ 0 का मतलब ये है कि 0 इंडेक्स पे जो पहला टेक्स्ट बॉक्स यानी कि फर्स्ट नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स, डॉट वैल्यू मतलब फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स की जो भी वैल्यू है उसे परसेंट के अंदर कन्वर्ट करो और सम में जाके ऐड कर दो। सम प्लस इक्वल्स टू परसेंट s ऑफ i डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पहली बार 10 इनपुट किया गया है, तो यहाँ पे सम के अंदर 0 प्लस 10 होके 10 जाके स्टोर हो जाएगा। फिर i के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, द वैल्यू बिकम्स 1। अब इस s एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी टेक्स्ट बॉक्स है मैंने उसकी वैल्यू को फेच किया यूजिंग वैल्यू प्रॉपर्टी।
परसेंट की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट करवाया और फिर वापस से सम में ऐड कर दिया। सेम गोज फॉर द लास्ट टाइम एज वेल। अब हम यहाँ पे एस के जो एस एरे है उसके सेकंड इंडेक्स पे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे एक्सेस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को मैंने गेट किया यूजिंग वैल्यू प्रॉपर्टी और फिर मैंने उसे सम के अंदर ऐड करवा दिया परसेंट में कन्वर्ट करवाने के बाद। तो यहाँ पे एक एक करके हम टेक्स्ट बॉक्सेस को एक्सेस कर रहे हैं, उनके वैल्यू को मैंने फेच किया है और इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के बाद मैंने सम में वैल्यूज को असाइन करवा दिया। लूप की वर्ग एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद मैंने अलर्ट की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक मैसेज को डिस्प्ले करवाया है दैट इज सम इज, जिसे मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया है सम वेरिएबल के साथ। तो इतनी वर्किंग पहले हम एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 इनपुट कर रही हूँ, देन मैंने यहाँ पे 10 इनपुट किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे 13 इनपुट कर दिया। तो सबसे पहले 5 से लेके 13 तक का हमारे पास में लूप चलेगा। इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को गेट किया सम 0 + 5 5, फिर 5 + 10 15, फिर 15 + 13 28 हमारे पास में आंसर है। तो शो बटन के क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्सेस में जितना भी डेटा है वो मैंने डायलॉग बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवा दिया। सम इज 28। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस का ग्रुप बनाया है उसी तरीके से हम और भी ग्रुपिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ एक बार प्रोग्राम, फिर एंड में हम सबके क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्सेस को एक्सेस करना है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आईडी को ही हम काम में लेंगे। हो सकता है मैंने आईडी स्पेसिफाई ही नहीं की होती और फिर टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना हो तो कर सकते हैं। हमें बस यहाँ पे इनपुट टैग लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू का पेयर दैट इज टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट मेंशन करना है। तो जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस है उनका ग्रुप बन जाएगा और एस के अंदर वो आके असाइन हो जाएगा और फिर वही लूप चलेगा और मैंने यहाँ पे सम को डिस्प्ले करवाया तो आउटपुट हमारे पास में सेम आएगा। तो किसी भी तरीके से किसी भी टैग या की वैल्यू के पेयर से आप किसी भी टैग को एक्सेस कर सकते हो अगर नंबर ऑफ टैग्स पे आपको सेम टाइप की वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी हो तो। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिविजन्स और पैराग्राफ वगैरह क्रिएट कर रखे हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने document.query selector all को काम में लिया है और जो आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की हैं दैट इज डिवीजन ग्रेटर देन p। इसका सिंपली मतलब इतना सा है कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक डिवीजन टैग बना हुआ है और उस डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन टैग बना हुआ है और उस डिवीजन के अंदर पैराग्राफ टैग बना हुआ है। तो यहाँ पे दो डिविजन्स के अंदर जो पैराग्राफ टैग बना हुआ है मुझे उसके उन सारे पैराग्राफ की ग्रुपिंग करनी है और कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है। तो यहाँ पे मैंने सबका रेफरेंस इस कंटेंट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब यहाँ पर मुझे सारे पैराग्राफ पे अगर वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी हो तो हम लूप चलाएंगे, लेकिन अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक पैराग्राफ पे ही वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है मतलब यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो एरे के इंडेक्स के फॉर्म में 0 1 2 3, तो सिर्फ 0 इंडेक्स का जो पैराग्राफ है उस पे वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है तो हम एरे के साथ में इंडेक्सिंग को तो काम में ले ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंटेंट ऑफ 0। अब इस कंटेंट ऑफ 0 के अंदर है पैराग्राफ का कंप्लीट रेफरेंस, यानी कि जो भी हमने पैराग्राफ क्रिएट किया है हम उसे एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आई एम श्योर आप सब लोगों ने CSS के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट कवर किया है। स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर कोलन और फिर उसकी वैल्यू हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। कंटेंट ऑफ 0 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू मैंने सैल्मन यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके की नेस्टिंग मैंने अप्लाई कर रखी है तो पैराग्राफ का ग्रुप बनेगा और उन सारे पैराग्राफ में से भी जो सबसे पहला वाला पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब इसी को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट मेंशन किया है। पहले हम इन सारे बचे हुए पार्ट को कमेंट कर देते हैं ताकि प्रॉपर्ली हमें समझ में आ जाए। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्म तो क्रिएट कर ही रखा था पहले, उसको हम अभी अवॉइड कर रहे हैं और मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर करंटली 4 पैराग्राफ को क्रिएट करा। ये मेरे पैराग्राफ टैग्स हैं। इन चारों पैराग्राफ्स के अंदर मैंने कुछ ना कुछ डेटा मेंशन कर रखा है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट एंड एग्जाम्पल्स। अब मुझे इन सारे पैराग्राफ्स की ग्रुपिंग क्रिएट करनी है तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल की हेल्प से मैंने यहाँ पे p टैग को मेंशन किया और जितने भी पैराग्राफ अवेलेबल हैं उन सब की ग्रुपिंग मैंने यहाँ पे करवा दी। अब यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ का जो ग्रुप है उसमें से सिर्फ इस वेलकम वाले पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है मुझे उस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है।
तो यहाँ पे एरे में से किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो इंडेक्सिंग ही मेंशन करते हैं, तो कंटेंट ऑफ जीरो मैंने मेंशन कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर मेंशन किया है और सैलमन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए मैंने बटन के फंक्शन के अंदर ही कोड मेंशन किया है, तो जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे पैराग्राफ पे हमारी वर्किंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ये मेरे चारों पैराग्राफ्स अवेलेबल हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करूंगी, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था मेरा, उस पे वर्किंग इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो कभी भी हमारे पास में सेम टाइप के टैग्स हो, सेम टाइप की वर्किंग हमें एग्जीक्यूट करवानी हो, तो हम यहाँ पे उनके ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब किस तरीके से एक्सेस करना है, टैग के बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे, या किसी भी तरीके के रेफरेंस के बेसिस पे, तो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर नेस्टिंग वाला पार्ट है, एक टैग के अंदर दूसरा टैग और दूसरा टैग के अंदर तीसरा टैग, और हमें उसको एक्सेस करना है, उस तरीके की ग्रुपिंग करवानी है, तो वो भी यहाँ पे हमारे पास में पॉसिबल। तो जिस तरीके से गेट एलिमेंट बाय आईडी था, क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी बिल्कुल उस तरीके का है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी एट अ टाइम सिर्फ एक टैग को रेफर करेगा, एक एलिमेंट को रेफर करेगा, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ऑल एक कंप्लीट एरे को हमें रिटर्न करता है, डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या आर्गुमेंट उसे पास किया। So that was all about query selector और अब किसी को भी इस एग्जाम्पल में किसी भी पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है या कुछ भी रिपीट करना है